सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? अपने देश के प्रति प्यार और गर्व की भावना होने को ही हम नेशनलिज्म बोलते हैं। नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के लोगों के अंदर देशभक्ति कैसे आई। तो जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स का रूल था। तो ब्रिटिशर्स के इस कॉलोनियल रूल से बचने के लिए इंडियंस ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट किए। तो कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि जब लोगों पर कोई और कंट्री रूल कर रही होती है तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी साथ आकर लड़ने लगते हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि अलग अलग कम्युनिटीज का उन मूवमेंट में क्या रोल रहा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। वर्ल्ड वॉर 1 का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ। फर्स्ट पॉइंट, वॉर लड़ने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। सेकेंड पॉइंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई और इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और जिन लोगों को नहीं पता कस्टम ड्यूटीज मतलब क्या होता है, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स को ही हम कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। जैसे अभी कुछ महीनों पहले अमेरिका ने चाइना के लिए इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिए थे और इसकी वजह से चाइना का जो भी प्रोडक्ट अमेरिका में इंपोर्ट किया जा रहा था उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लगा और इसी वजह से उस प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ गई। थर्ड पॉइंट, वॉर ईयर में चीज़ों के प्राइस डबल हो गए जिसके वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई और ये ईयर्स थे 1913 टू 1918। फोर्थ पॉइंट, वॉर लड़ने के लिए आर्मी की ज़रूरत थी और इसीलिए ब्रिटिशर्स विलेजेस में फोर्सफुली लोगों को आर्मी ज्वाइन करवाने लगे। फिफ्थ पॉइंट, और फैमाइंस और एपिडेमिक के वजह से 12 to 15 मिलियन लोग मर गए। और फैमाइंस मतलब होता है सूखा पड़ जाना और एपिडेमिक क्या होता है ये तो अब सबको पता चल गया है। लोगों को लगा वॉर के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और 1915 में सत्याग्रह का आइडिया लेके गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए और इंडिया में वापस आने के बाद गांधी जी ने 3 जगह पर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। सबसे पहले 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। फिर 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स के लिए सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह की डिमांड थी कि गवर्नमेंट फार्मर्स से रिवेन्यू कलेक्ट ना करे, क्योंकि फार्मर्स की फसल खराब हो गई थी और उनके पास रिवेन्यू देने के लिए पैसे नहीं थे। और इसके बाद गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया था और ये सब के बाद गांधी जी ने पूरे कंट्री में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो अब हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। फर्स्ट, रॉलेट एक्ट 1990 में इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल से जल्दबाजी में पास हुआ था, जबकि सारे इंडियन मेंबर्स इसके अगेंस्ट थे और इस एक्ट से गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल एक्टिविटीज रिप्लेस करने की पावर आ गई थी। मींस जो भी इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे थे उसे रोकने की पावर ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी और इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में रख सकती थी। और इन सब के चलते गांधी जी ने 6 अप्रैल 1990 में रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया। इंडिया के अलग अलग सिटीज में रैलीज होने लगी, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए और दुकानों को बंद कर दिया गया और इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया। और मार्शल लॉ का मतलब होता है किसी रीजन में सारी पावर आर्मी को दे देना और इसी के चलते सारी पावर्स जनरल डायर के पास आ गई और रॉलेट सत्याग्रह चल ही रहा था कि इसमें 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंस हो गया। इस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे और कुछ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे और काफ़ी सारे लोग अमृतसर के बाहर के थे तो उन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ लग गया है। तभी वहाँ पर जनरल डायर आ गया और जनरल डायर ने सारे एंट्री और एग्जिट ब्लॉक कर दिए और इसके बाद जनरल डायर ने अपने सोल्जर्स को क्राउड पे ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। डायर सत्याग्रह करने वाले लोगों को डराना चाहता था और जैसे ही ये खबर फैली लोगों को गुस्सा आने लगा और गुस्से से
लोग पुलिस पर और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने लगे और बदले में गवर्नमेंट भी लोगों पर अटैक करने लगी और इसी तरह वायलेंस बढ़ता चला गया। और ये सब देखकर गांधी जी ने रोलर सत्याग्रह बंद कर दिया। और इसके बाद गांधी जी को लगा अगर कोई बड़ा मूवमेंट करना है तो ये ज़रूरी है कि हिंदू और मुस्लिम्स साथ में उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। और इसे रियलिटी बनाने के लिए गांधी जी को खिलाफत इशू एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी। तो अब हम देखेंगे कि ये खिलाफत इशू क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन एम्पायर के हार के साथ खत्म हुआ और फिर लोग बातें करने लगे थे कि ऑटोमन पे हार्श ट्रीटी लगाई जाएंगी। और ऑटोमन एम्पायर का एम्पायर इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड था और उसे लोग द खलीफा भी बोलते थे। तो खलीफा की पावर्स को बचाने के लिए 1990 में बॉम्बे में खिलाफत कम्युनिटी बनाई गई और इसके बाद दो यंग मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली और शौकत अली गांधी जी से एक यूनाइटेड सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करने के बारे में डिस्कस करने लगे। और गांधी जी को ये हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। और इसके बाद गांधी जी ने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता वाले सेशन में लीडर्स को खिलाफत और स्वराज के लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कन्वेंस किया। तो यही था खिलाफत इशू और इस वीडियो में इतना। इसके आगे का हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।